हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जेपीएससी मेंस के पेपर 5 यानी जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को करने वाले हैं, या फिर सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास को करेंगे। ये पेपर आपका 5 भाग में डिवाइडेड है, लेकिन मैं 5 भाग को सीरियल वाइज नहीं बताऊंगा, बल्कि किसी को ऊपर किसी को नीचे कर दूंगा, और फिर कुछ टॉपिक को भी ऊपर नीचे कर दूंगा, लेकिन कमोबेश सभी चीज़ आ जाएंगे। और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समझाने में थोड़ा सुविधाजनक है ये, ठीक है। क्योंकि अगर उनके हिसाब से बताऊंगा तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बता दूं तो थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाएगा और थोड़ा सा आपको समझने में मज़ा भी आएगा। तो ये पेपर जो स्टार्ट है इसके करते हैं कि आपका जीवन से स्टार्ट होता है कि पृथ्वी में जो जीवन है, या फिर पेड़ पौधे हैं, या फिर जानवर वगैरह जो भी हैं, इंसान हैं, तो इनका क्या लक्षण होता है, का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या लक्षण होता है, क्या गुण होता है, हमें ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो चलिए सभी ऑर्गेनिजम्स हो गए। इसके बाद है कि जो सबसे छोटे रूप में आते हैं तो वो होता है आपका कोशिका। कोशिका से ही आपका पूरा जीवन का विकास हुआ है। कोशिका से ही आपका पादप जगत या प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम या जो जंतु जगत है, दोनों का विकास हुआ है। तो सबसे नीचे क्या है, तो कोशिका। तो हम कोशिका को देखेंगे कि कोशिका आखिर होता क्या है, या किस चीज़ से ये बना हुआ है, या फिर उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, और वो सब आपस में मिल के कैसे काम करते हैं, तो हम इस चीज़ को समझेंगे। उसके अलावा हम आगे ये भी देखेंगे कि कोशिका का टोटल जीवन का जो साइकिल है वो कैसे काम करता है। तो कोशिका के जैसे हारंग जैसे एक छोटे बच्चे में होता है, जैसे मतलब बच्चा बड़ा होता है, तो बच्चे में अगर 1 महीना का बच्चा है, मतलब किसी औरत के अंदर में, तो उसके सभी अंग विकसित नहीं होते हैं। दूसरे अंग महीने में थोड़े बढ़ते हैं, तीसरे महीने में थोड़े बढ़ते हैं, चौथे महीने में थोड़े बढ़ते हैं, और 9 महीने होते होते उसका पूरा विकास हो जाता है और तब वो बाहर आता है, ठीक है। तो उसी तरह से एक कोशिका के जीवन में भी आता है, और कोशिका का धीरे धीरे अंगों का विकास होता है, और एक पूर्ण रूप में जब आ जाता है तो उसके बाद उसका विभाजन होता है। तो कोशिका का विभाजन आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस पूरे बॉडी के जितने अंग हैं या जितने भी कोशिकाएं हैं वो वहाँ पे होता है, लेकिन जो मियोसिस है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या फिर जहाँ पे जनन कोशिकाएं का मतलब विकास होता है, वहाँ पे आपका मियोसिस होता है। बाकी पूरे बॉडी में जो बॉडी को बढ़ाने वाला जो होता है वो आपका माइटोसिस से होता है। तो कैसे होता है, या उसमें क्या क्या स्टेज होता है, माइटोसिस में क्या क्या स्टेज है, मियोसिस में क्या क्या स्टेज है, कितने स्टेज में बटा हुआ है, किसमें क्या अंतर होता है, कैसे धीरे धीरे टूटता है, हम सभी को देखेंगे हमारे कोशिका के विभाजन में, ठीक है। तो ये तो हमने कोशिका को देखा। अब कोशिका के अंदर चलते हैं, तो उसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के भी अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें मिलता है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के भी अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है डीएनए। और डीएनए फिर यहाँ पे ये इस टॉपिक में हमें ये भी देखना है कि डीएनए क्या होता है और ये कैसे काम करता है, या डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है, जो डीएनए का संख्या बढ़ता है न्यूक्लियस के अंदर में, तो वो कैसे बढ़ता है वो भी देखेंगे। उसके अंदर जीन होता है, डीएनए आपका बेसिकली जीन से बना हुआ होता है, ठीक है। अलग अलग सीक्वेंसिंग में जीन्स आपका सजा हुआ होता है, तो वो सब कैसे होता है, और फिर जीन का सीक्वेंसिंग मतलब कैसे थोड़ा बहुत जो चेंज होता है या किया जाता है आर्टिफिशियली, वो भी हम देखेंगे। जैसे जीन में आपका जैसे जीन रेगुलेशन होता है, तो उसमें आपका मोटर जीन्स होता है जीन्स में, फिर आपका सेंसर जीन्स वगैरह होता है, तो ये सब कैसे वर्क करते हैं, तो हम जीन रेगुलेशन में इस चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे, मतलब कोशिका के अंदर में ही, कि आपका प्रोटोसिंथेसिस कैसे होता है, यानी प्रोटीन कैसे बनता है हमारे कोशिका के अंदर में। तो इसमें बेसिकली आपका डीएनए का रोल होता है। तो डीएनए का क्या रोल होता है, राइबोसोम का क्या रोल होता है, और फिर एक जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता है, जो बाहर से सामान को लाता है, वो कैसे लाता है। तो उस पूरे साइकिल को देखेंगे कि हमारा बॉडी में प्रोटीन का कैसे निर्माण होता है, ठीक है। और फिर ये सब देखने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह, जैसे क्रोमोसोम तो देख ही रहे हैं, डीएनए देख ही रहे हैं, जीन्स देख ही रहे हैं, तो जीन्स से ही निर्धारित आपका होता है कि किसमें कौन सा गुण जाता है। या फिर जैसे क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम से आपका निर्धारित हो जाता है कि आपका किसका कौन सा सेक्स होगा।
यानी कौन मादा बनेगा, मतलब कौन मेल बनेगा, कौन फीमेल बनेगा, वो निर्धारित होता है। तो वो हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन से गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम मेंडल के सिद्धांत को भी देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में कैसे उन्हें मतलब बीजों में उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब मोनोहाइब्रिड मतलब एक गुण वाले 2 बीजों को लिया था, या फिर डाईहाइब्रिड में 2 बीज वाले 2 गुण वाले 2 बीजों को लिया था, उनको मिलाया था, क्रॉस किया था और उनमें देखा था कि क्या क्या बदलाव आता है और नेक्स्ट जनरेशन में कैसे गुण ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो देखिए कितने अंदर की चीज़ को देख रहे हैं कि जो एक क्रोमोसोम लेवल पे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे देख रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। और ये सारा बदलाव आपका जो कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, वहाँ पे बेसिकली हो रहा है, ठीक है। अब जब इन सब को बदलावों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे बदलाव आ रहा है या धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन कैसे उसमें बदलाव आता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पूरे जीवों का कैसे बदलाव होता है या पूरे जीवों का निर्माण कैसे हुआ है पूरे पृथ्वी में, वो भी देखेंगे। जैसे पेड़ पौधे वालों का विकास कैसे होता है, जंतुओं का विकास कैसे हुआ है, इंसानों का विकास कैसे हुआ है, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि जैसे पेड़ पौधा है तो जहाँ गर्मी ज़्यादा होता है वहाँ कैसे पेड़ पौधा होंगे, यहाँ जहाँ बरसात होता है वहाँ कैसे पेड़ पौधा होंगे, और जहाँ पे बर्फ़ गिरता है वहाँ कैसे पेड़ पौधा होंगे, पहाड़ के ऊपर होंगे तो वो कैसे पेड़ पौधा होंगे, सब जगह वो अलग अलग होता है। उसी तरह से हम जानवरों में भी देखेंगे कि जैसे जैसे जगह बदलता है, कहीं टेम्परेचर अगर तापमान बदलता है तो उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। या फिर कहीं रोशनी मिलती है, कहीं रोशनी नहीं मिलती है, उससे भी उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। या फिर कहीं अगर खाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ रहा है तो उससे भी उसके अंदर में बदलाव आता है। और ये सब जो बदलाव आता है उसके जीन्स के लेवल पे आता है, जो हमने डीएनए के अंदर जीन्स है तो उस लेवल पे जाके बदलाव आता है, और जब वहाँ पे बदलाव आता है तब जाके वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। और जो जीन वाला बदलाव है उससे हम डार्विन वगैरह को भी देखेंगे या सिंथेटिक थ्योरी वगैरह को भी देखेंगे कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो उस तक हम पहुंचेंगे कि कैसे जो इनहेरिटेंस होता है, जो गुण गार्जियन से बच्चे में, बच्चे से आगे बढ़ रहा है, उस चीज़ को हम देखेंगे कैसे नए कितने तरह के थियरी जिसमें हमारे आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब जीन में अलग अलग बदलाव आते जाएगा तो नए नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे या नए जीव बनेंगे। तो पूरे पृथ्वी में कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके अलावा लास्ट में जो आता है कि हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे कि इंसानों का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। तो इंसानों के विकास में हम दो तरीके को देखते हैं। एक है कि भगवान ने सीधे इंसान को बनाया, और दूसरा है कि अपना प्रकृति में इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो भगवान वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम नहीं देखने जा रहे हैं, वो धर्म के लिए छोड़ दीजिए कि धर्म में उसे कैसे एक्सप्लेन किया है। बाकी यहाँ पे चूँकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ने कैसे इंसान के विकास को दिखाया है तो हमें यहाँ वो देखना है। और यहाँ सिर्फ बंदर से इंसान तक पहुँचा है वो नहीं देखना है, बल्कि बंदर से काफ़ी पहले से हम देखेंगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कोशिका से लेके कैसे आते आते यहाँ तक पहुँचा, इंसान कैसे पहुँचा, हम उस चीज़ को देखेंगे इस चीज़ में कि मानवों का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। अब चलिए, मानवों का विकास हो गया है या जीवों का विकास हो गया है, पृथ्वी तो चलो कुछ हद तक बन गया है, तो इसमें है कि अभी लोग कुछ खाना पीना भी खाएंगे। वैसे ऐसे तो नहीं है कि बस ऐसे ही रहेंगे या विकास हो गया तो काम ख़त्म, तो ख़त्म यहाँ नहीं होता है। आपको जीवन को चलाने के लिए खाना पीना खाना पड़ता है। और खाने में हम खाते क्या हैं, तो खाने में खाते हैं हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं और विटामिन्स या विटामिन्स खाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे काम करता है या कैसे फ़ायदेमंद होता है वो देखेंगे। फैट जो वसा होता है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है या कैसे फ़ायदा होता है वो देखेंगे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे फ़ायदा होता है वो देखेंगे। उसके अलावा विटामिन्स जो होते हैं, तो विटामिन्स से हमारा के कमी से कितने सारे बीमारियां हो जाती हैं, हम वो भी इसमें देखने जा रहे हैं। इसके अलावा है कि जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं हम उन्हें भी पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स बेसिकली होते क्या है कि जो बॉडी में जो खाना को पचाने का जो काम होता है तो उसका एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन के गति को बढ़ा देते हैं।
तो बेसिकली हार्मोन होते क्या है और किस तरह से उस गति को बढ़ा देते हैं, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। किस किस जगह पे कैसे हार्मोन होते हैं और वो कैसे काम करते हैं और कौन सा हार्मोन क्या बनाता है, हर चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा हम हार्मोन्स को देखेंगे कि हार्मोन्स में मतलब प्लांट मतलब पादप में कैसे हार्मोन होते हैं और जीव जगत में कैसे हार्मोन होते हैं या जानवरों में कैसे हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स को हमारे बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। या जैसे बच्चा से लेकर बुढ़ापे तक हम जाते हैं, काफ़ी हमारे बहुत सारी चीज़ों को हार्मोन डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़ किस समय में होगा, उस चीज़ को डिसाइड करता है। तो सभी तरह के हार्मोन्स को देखेंगे। जैसे कि पहले हम बच्चे होते थे, ठीक है, बाद में जब बड़े होते थे मूंछ वगैरह आ जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है लड़कों का, तो वो सब क्यों हो जाता है, ठीक है। या फिर हम महिलाओं को देखेंगे कैसे उनका ब्रेस्ट वगैरह का विकास होता है, तो किस टाइम पे होता है। या फिर अगर बच्चा होता है तो उस समय कैसा हार्मोन छूट रहा होता है उनके बॉडी में कि वो उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हर चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे इसका मतलब हार्मोन कैसे बॉडी में काम कर रहे हैं। या फिर पादप या प्लांट्स में हम देखेंगे कि किस समय में अगर कोई अगर मतलब 1 साल का पौधा है तो तुरंत फल नहीं लगता है, कुछ थोड़े और टाइम बीतेगा फिर उसमें फल लगेगा। तो कब फल लगेगा, किस समय में, या किस समय पकेगा, या किस समय फूल लगेगा, या पत्ता कब झड़ेगा, पत्ता कब पकेगा, हर चीज़ का डिसाइड आपको हार्मोन्स करता है, जो कि प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं। तो देख रहे हैं कि हार्मोन्स का रोल हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उस चीज़ को देखेंगे कि प्लांट में या फिर एनिमल्स में कैसे हार्मोन होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो इतना सारा चीज़ हम देखेंगे कि आपका जो बायोलॉजी वाला जो पार्ट है हम उस चीज़ में इसको देखेंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ तो जीव आ गए, मतलब जानवर आ गए, पेड़ पौधा वगैरह हो गए, इंसान वगैरह आ गए, तो खाना पीना भी इनका देख लिया कैसे खा रहे हैं। अब है कि ये लोग कुछ काम भी करेंगे इस पृथ्वी में। अब जब काम करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका फिजिक्स वाले ये पे जा रहा है। तो यहाँ फिजिक्स का बहुत सारे थियरीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वर्क है, मतलब काम कार्य हो गया तो हम वर्क को देखेंगे, ठीक है। और वर्क हो रहा तो उसके लिए कुछ फोर्स चाहिए या फिर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए या किसी को आपको पावर चाहिए या एनर्जी चाहिए। तो वर्क है, इम्पैक्ट है, फोर्स है, पावर है, एनर्जी है, हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अलावा है कि मान लो किसी वस्तु है या कोई मास है या कोई वेट है, ठीक है, कोई वस्तु द्रव्यमान है, ठीक है, तो उसमें कोई बल लगेगा तो कुछ कार्य होगा, उसमें कुछ गति आएगा, स्पीड आएगा। तो हम स्पीड को भी पढ़ेंगे, हम वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे। तो इतना सारे जो बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो इसमें देखने जा रहे हैं, मतलब फिजिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। और इसके अलावा जब इतना सारा काम कर रहे हैं तो कुछ आवाज़ भी होगा, कुछ प्राकृतिक रूप से बहुत सारे आवाज़ होता है। ज्वालामुखी फट रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, या फिर हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, फैक्ट्री चल रहा है, हम बोल रहे हैं, तो हर जगह से आवाज़ होता है, ठीक है। तो हम आवाज़ को देखेंगे कि आवाज़ आखिर होता क्या है और ये कैसे, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह समझेंगे, इसका वेवलेंथ समझेंगे, इसके बेसिक स्वरूप जो नेचर है, आवाज़ के नेचर को समझेंगे, ठीक है। और उसमें फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि इसका जो बेसिकली साउंड आपका 2 तरह के होते हैं, एक इंफ्रासोनिक होते हैं, एक अल्ट्रासोनिक होते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक क्या होता है, साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है, कौन कौन सी चीज़ें इन्हें उत्पन्न करते हैं और प्रैक्टिकल यूज में आजकल हम लोग कैसे लाते हैं, ठीक है। जैसे साउंड का बहुत जगह होता है कि हम कीड़ा मारने का रूप में भी उपयोग करते हैं, या जो अल्ट्रासाउंड पेट के बारे में जो पता करते हैं अंदर में बच्चा कैसा ये वो है, तो भी यूज होता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली साउंड का ही तो यूज है। तो साउंड के विभिन्न रूप कैसे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हम वो भी देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक साउंड का यूज कैसे हो रहा है। इसके अलावा ये तो चूका हुआ कि पृथ्वी का मतलब जो काम हो रहा है वो है। अब एक जो आसमान में जो काम हो रहा है उसे भी हम समझेंगे, जैसे कि पृथ्वी किस तरह से गति कर रही है, या चांद और सूरज के परिप्रेक्ष्य में इसका गति कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। या फिर यहाँ एक तो ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो जैसे केपलर का थियरी है तो हम उसे भी समझेंगे। बेसिकली केपलर का नाम सिलेबस में नहीं लिया हुआ है, लेकिन छठी जेपीएससी में केपलर पे क्वेश्चन था, तो इसलिए हमें केपलर को कर लेना चाहिए कि केपलर का जो थियरी है आपका स्पेस में प्लैनेटरी मोशन का जो थियरी है हमें उसे कर लेना चाहिए। और उसके अलावा है कि जो सोलर एक्लिप्स वगैरह होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह होता है, तो हमें उसे भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स वाले पार्ट में है। अब जब मान ली यहाँ पे जीव जगत पता चल गया, जीव जंतु वगैरह कैसे हैं, या फिर बेसिक जो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे साउंड वगैरह हो रहा है वो समझ लिए। अब इसमें देखते हैं कि अब और कितने तरह के काम हो रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कि हम जैसे फैक्ट्री में काम कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर वगैरह में काम कैसे हो रहा है, दुनिया से हम कैसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो तो एक बेसिक तरह का काम था। अब यहाँ पे साइंस का टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे कैसे यूज हो रहा है काम, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इंडिया का क्या पॉलिसी है, हम वो देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया ने क्या नीति बनाई है और किस नीति के तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है, या कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भारत में चलाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब जो मान लो कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा चाहिए तो हम देखेंगे कि ऊर्जा कितने तरह के होते हैं, तो कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी जो पहले से जो चला आ रहा है कोयला वगैरह का वो एनर्जी है, और दूसरा की जो नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि आपका सौर ऊर्जा वगैरह है, विंड एनर्जी है, वायु का जो ऊर्जा बनाते हैं, तो वो सब कैसे काम करता है ये, तो वो भी देखेंगे कि कितने तरह की ऊर्जा वगैरह है। और फिर उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो मतलब किस पॉलिसी के तहत निर्धारित हो रहा है, या फिर जो एनपीटी है या जो सीटीबीटी है, ये बेसिकली दुनिया के स्तर में जो न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है या कैसे फैलाने देना है, उस पर कुछ नीतियाँ हैं। तो हम उस नीतियों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो भारत के लिए कैसे अच्छा है और या भारत के लिए कैसे ख़राब है, या भारत को उसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है भारत का वो कैसे बदल रहा है। जैसे कि पहले हम आपका क्या कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज का हमारा पॉलिसी था कि हम पहले यूज नहीं करेंगे किसी के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब वो पॉलिसी धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि अगर अब ज़रूरत पड़ेगा तो हम पहले भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब बदलाव आ रहा है, तो क्यों का कैसे आ रहा है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा देखेंगे कि अब फिर बड़े स्तर पे चले जाते हैं, अब फिर पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के बाहर वाले केस में आ जाता है कि जैसे आपका स्पेस का जो प्रोग्राम है हमारे भारत का, तो हम वो देखेंगे। चाहे डिफेंस का जो प्रोग्राम है मिसाइल वाला, हम उसे भी देखेंगे। और मिसाइल और डिफेंस में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी वाला है, क्योंकि सबको ऊपर जाना होता है, उसके बाद वो ऑपरेट करता है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद वो सैटेलाइट छोड़ेगा, और वो सैटेलाइट बहुत तरह से हमारा मदद करता है, ठीक है। जैसे मोबाइल, जैसे मान लो अभी मेरा जो क्लास जा रहा है मोबाइल के थ्रू से जा रहा है, तो ये सब कैसे काम कर रहा है, सैटेलाइट के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। टीवी वगैरह है तो उसी से हिसाब से काम कर रहा है, वो देखेंगे। और फिर सैटेलाइट के मदद से हमारा जो रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है हम वो देखेंगे। उसके अलावा है कि हमारा वेदर फोरकास्टिंग वगैरह कैसे होता है, या फिर जो बाढ़ सूखा वगैरह के बारे में भी हम पता करते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसके बारे में हम पता करेंगे, या इसे कर सकते हैं तो उसका उपयोग को देखेंगे। उसके अलावा कहाँ पे पानी है, कहाँ पे जो ज़मीन कैसा है, मतलब उपजाऊ का क्या हालत है, या कितना पैदावार हो रहा है, या फिर आपका मिनरल कहाँ पे है, हम ये सब चीज़ उससे पता कर लेते हैं, मतलब सेटेलाइट के यूज़ से। तो हम कैसे कैसे करते हैं हम उस चीज़ को वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये तो पृथ्वी के स्तर पे बहुत बड़ा वाला हो गया काम। अब इसके बहुत छोटे वाले एक रूम में कैसे काम हो रहा है वो देखते हैं। तो छोटे से रूम में जो काम होता है उसमें दो तरह से है, एक है आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला, और एक है आपका जो कंप्यूटर जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करता है वो भी हमें देखना है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे या सेल लेवल पे क्या जीन लेवल पे कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करके कुछ कुछ नई चीज़ें बनाया जाता है, और हमारे दुनिया को कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मतलब बेहतर बनाया जा रहा है या सुरक्षित बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम देखेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर है, जो खेती का जो फील्ड है उसमें क्या क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, कैसे नए नए क्रॉप्स का विकास किया जा रहा है, या जो फूड टेक्नोलॉजी है तो फूड टेक्नोलॉजी को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है, कैसे कीड़ों को मार लिया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। या फिर इसमें हम और भी देखेंगे कि जैसे कोई नस्ल को, जैसे जानवरों के नस्ल वगैरह होते हैं उनमें कैसे बदलाव लिया जाता है, या उनके लिए दवाइयाँ कैसे बनाया जाता है। तो काफ़ी कुछ आपका इस पर मतलब बायोटेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके अलावा पूरे इन्वायरमेंट या वायुमंडल को बचाने के लिए कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के कारण मतलब इतना सा जो बदलाव कर रहे हैं जीन लेवल पे, तो उसके कारण कुछ हानिकारक मतलब प्रभाव भी पड़ेगा, तो उस हानिकारक प्रभाव को भी हम देखेंगे, और फिर उसे कैसे कम कर सकते हैं वगैरह वो भी हम समझेंगे, ठीक है। और बेसिक होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बदलाव कर रहे हैं जैसे जीन लेवल पे,
तो जीन लेवल पे अब अचानक आपने बदलाव कर दिया है, एक लैब में बैठा और आपने अचानक बदलाव कर दिया। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो जीन लेवल पे बदलाव होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे बंदर से इंसान बना तो इसमें करीब 200 करोड़ साल के आसपास लगा है, ठीक है। तो उतना टाइम से मतलब उतना टाइम नहीं लगने दे रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है। और मतलब जो सामान हम बना रहे हैं, जो जैसे फूड आइटम है, जैसे बीटी ब्रिंजल है, चाहे बीटी कॉटन है, तो बहुत जल्दी इसमें बदलाव आ गया है। तो इसका क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, तो हम उस चीज़ को इसमें समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कि अब हम इस साइबर वाले पे आ जाते हैं, ठीक है, जो वो भी एक छोटे से रूम में बैठ के काम होता है इसमें। तो इसमें बेसिकली है कि आपको जैसे प्रोग्रामिंग कैसे होता है मतलब कंप्यूटर पे वो देखना है, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह कैसे होता है आपको वो देखना है, ठीक है। अब इसमें होता है कि जब काम होने लगा तो कुछ गलत भी बने होंगे, तो आपके साइबर क्राइम्स भी इसमें पढ़ना है। और फिर इसके निवारण के लिए तो साइबर लॉज भी आपको इसमें पढ़ना है कि कितने तरह से लॉज होते हैं, ठीक है। तब रूम्स के काम से बाहर निकलते हैं, तब थोड़ा सा एक हॉस्पिटल टाइप का डिपार्टमेंट में आ जाते हैं कि वहाँ कैसे काम होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए कैसे कैसे काम किया गया है, तो हम वो देखेंगे। तो जैसे कि आपका हो जाता है, आपका लेप्रोसी है, आपका क्या कहते हैं टीबी है, एड्स है, मलेरिया है, या फिर ब्रांडलेस है, अंधापन है, तो ये सब ठीक करने के लिए सरकार ने कैसे कैसे कोशिश किया है अभी तक, ठीक है। और जैसे ये सब इलाज सब हुआ है या अभी जो सुधारने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं होता है, ये बस धीरे धीरे होता है। हम बहुत बार सरकारें कोशिश कर रही है, बहुत बार फेल होती हैं, फिर से योजना बनाया जाता है, फिर फेल होती हैं, फिर बनाया योजना बन रहा है, और धीरे धीरे करके इसमें सुधार आ रहा है। तो ये एक तरह से आपको एक पेशेंट भी बनाता है या धैर्यवान भी बनाता है कि कोई भी काम धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता है, और कोई अचानक से कोई काम नहीं हो जाता है। तो उस चीज़ का, इस बीमारियों को ठीक करने के लिए कैसे काम किया जा रहा है, ये इस चीज़ को समझने में बहुत मदद देगा कि कैसे धीरज रखना चाहिए काम में, और कैसे कोई भी काम धीरे धीरे होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं कि चलिए मान लीजिए अब इतना सारा काम हो रहा है, तो हमारी जो पूरे वायुमंडल है या वातावरण है उस पर भी आपका असर पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि आपका वायुमंडल होता क्या है, ठीक है, इसका टोटल स्ट्रक्चर क्या है या इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है हम वो देखेंगे, और सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, या फिर कैसे पैदा ले रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे मर रहा है, कैसे मिट्टी में मिल जा रहा है, फिर दोबारा कैसे जनरेट हो जा रहा है, साइकिल है, ठीक है। तो पूरे जीवन साइकिल को भी हम इन्वायरमेंट मतलब जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है हम उसमें देखेंगे, ठीक है। अब इतना ये लोग जो इकोसिस्टम वाला पार्ट हो गया, ये हो गया। अब इसमें हम ये भी देखेंगे जो हमारे रिसोर्सेस क्या क्या है, ठीक है, जो हमारा एक नवीकरणीय रिसोर्सेस होते हैं, और ठीक है, और एक अनवीकरणीय होते हैं, ठीक है, जो कि हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधा अगर खत्म हो रहा है या जानवर मतलब कुछ जानवर की संख्या अगर घटी है तो दोबारा उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जानवर अगर खत्म हो गया है तो उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे कि ये कैसे मतलब कैसे जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इन रिसोर्सेज को जो वर्क जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो रिसोर्सेज हैं इनका उपयोग जब हम कर रहे हैं पूरे पृथ्वी में काम करने के दौरान, तो इससे बहुत सारा असर पड़ता है हमारे पूरे वायुमंडल पे। और वायुमंडल पर असर ये पड़ता है कि हमारा पानी का क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, हमारा जो मिट्टी है जो मृदा है उसका सॉइल धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें वो भी देखना है, ठीक है। और वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी देखेंगे। जैसे कि हमारा भूतापन हो रहा है यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या फिर जो ग्लेशियर्स से हमारे पिघल रहे हैं तो हम वो देखेंगे, या सी का जो मतलब समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है तो हम वो देखेंगे, क्लाइमेट का जो हमारा मतलब जो मौसम बदलता है उसमें क्या बदलाव आ रहा है तो हम हर उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को करने के लिए हमें है कि प्राकृतिक रूप से बेसिकली दो चीज़ को किया गया है। एक तो इन सितु कंजर्वेशन होता है, एक होता है एक्स सितु कंजर्वेशन। मतलब कि एक है इन सितु में होता है कि जिस ज़मीन पे है उसी ज़मीन पे उसको बचाने की कोशिश करना है, और एक्स सितु में है कि दूर जाके उसे कई अच्छे जगह पे ले जाके उसे बचाने की कोशिश करना है। जैसे इन सितु में क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे नेशनल पार्क है, चाहे फिर पलामू ही मान लीजिए है, तो पलामू नेशनल पार्क है तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो वहीं के वहीं हैं, और वहाँ के जो लोकल जानवर हैं वो वहीं हैं, और उन्हीं पे उन्हें घेर के उन्हें बचाने की कोशिश किया जाएगा।
लेकिन अगर जू में देख लें, ऐसे जूलॉजिकल पार्क में देख लें, तो वहाँ पे दूर से लाके जानवर को रखा जाता है, पेड़ पौधों को वहाँ मतलब बड़ा किया जाता है। जैसे बायोडाइवर्सिटी वाले देखेंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधों पे जनरली बेसिक काम किया जाता है। जू पे देखेंगे तो बेसिकली जानवरों पे यहाँ पे किया जाता है कि जिस जगह पे हैं उससे एक जगह दूर ले जाके उन्हें मतलब बड़ा करने का या फिर उनके संख्या को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। तो ये सब सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं जो हम जो कार्य कर रहे हैं उससे जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए ये सब चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और नियम भी बना है और हमारे नियम में आता है जैसे हमारा वाटर एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, चाहे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, या फिर आपका इन्वायरमेंट को जो प्रोटेक्शन के लिए तो उसके लिए एक्ट है, चाहे फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक्ट है। तो तरह तरह के नियम भी बने हुए हैं और ग्लोबल लेवल पे या जो वैश्विक स्तर पे बहुत सारे नियम बनते रहते हैं और सभी को लागू करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा, या कार्बन डेटिंग बोल रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट वगैरह का आपने कॉन्सेप्ट को सुना होगा कि ये सब कैसे होता है, या कार्बन ट्रेड होता है तो कार्बन ट्रेड वगैरह कैसे होता है। तो हम हर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ सेक्शन खत्म हो गया। अब इसके लास्ट सेक्शन में आते हैं कि अब फिर ये लोकल लेवल पे आ जाता है कि झारखंड में आपका कृषि कैसे होता है, वो हम इसमें देखेंगे। तो झारखंड को बहुत सारे कृषि के जोन में बांटा गया है कि अलग अलग जोन में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई अगर समुद्र से दूर है, कहीं अगर मतलब कहीं महाद्वीपीय टाइप का थोड़ा सा है, कहीं अगर मान लीजिए जंगल ज़्यादा है, कहीं ऊंचाई ज़्यादा है, तालाब है, तो हर चीज़ का असर पड़ता है कि कैसा उत्पादन वहाँ पे हो पाएगा। तो हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके अलावा है कि हमारा जो मानसूनी वर्षा है उससे किस प्रकार का खेती होता है, हम वो देखेंगे। क्या क्या चीज़ का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, कैसे, जैसे फूड ग्रेन्स है, खाद्यान्न है, उसमें कैसे उत्पादन हो रहा है, या फिर जो वेजिटेबल्स है या जो सब्जियां हैं उनका कैसे उत्पादन हो रहा है, क्या क्या उत्पादन हो रहा है, हम वो देखेंगे। फिर जो क्लाइमेट जैसे चेंज हो रहा है हमारा, मतलब पूरी पृथ्वी का ही तो अभी हाल में चेंज हो रहा है, तो उसका असर कैसे पड़ेगा या पड़ रहा है, उसके अनुसार से हम कैसे बदलाव लाएंगे, कैसे खाद्यान्नों का उत्पादन करेंगे या कैसे वेजिटेबल्स या फल का उत्पादन करेंगे, हम उस चीज़ को भी देखेंगे कैसे करने का हमें ज़रूरत है, ठीक है। और फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि जो बरसात हो रहा है उसे कैसे बचा के रखना है, उस पानी को कैसे उसको वाटर कंजर्वेशन करके कैसे यूज करना है, और फिर फिश फार्मिंग वगैरह कैसे करना है, मछली का पालन वगैरह हम वो भी देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा है कि जो ज़मीन है तो ज़मीन का उपजाऊपन को कैसे बना के रखना है, तो हम वो भी देखेंगे। जैसे इसमें 3 तरह से डिस्कस किया गया है। एक है आपका कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हम बैक्टीरिया जो करते हैं नाइट्रोजन को फिक्सेशन ज़मीन पे ही, तो वो हम देखेंगे कैसे होता है। एक है कि फार्म यार्ड मैन्योर से होता है, जो खरपतवार होते हैं उससे कैसे हम खाद बनाते हैं। या एक तीसरा है कि आपका वर्मी कंपोस्ट है, जो केचुआ होते हैं वो कैसे खाद बनाते हैं। तो खाद बनाने के इस तीनों को तरीके को हम देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उस तरीके को देखेंगे, ठीक है। हमने खाद बन रहा है और मिट्टी को कैसे उपजाऊ कर रहा है। इसके अलावा खेती करने के जो नए तरीके अभी अपनाए जा रहे हैं हम उसे भी देखेंगे। वैसे ये नया कुछ नहीं है, मतलब बीच में जो हरित क्रांति आया उसके बाद कुछ बदलाव आ गया था, उस चीज़ को हटा के अब फिर से दोबारा हम जो पहले किया करते थे आज़ादी से पहले, हम उस चीज़ पे वापस लौट रहे हैं। और इसमें आपका 2 नाम आता है, एक है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री और दूसरा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप सभी ने नाम सुना होगा कि कैसे ऑर्गेनिक मतलब फ्रूट्स करते हैं, चाहे वेजिटेबल्स करते हैं, चाहे खाद्यान्न करते हैं, सभी आजकल उपजाया जा रहा है। और नॉर्मल जो सामान मिलता है उससे ज़्यादा वो महंगा बेचा जा रहा है कि वो प्योर है और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होता है वो समझेंगे। और फिर उसके बाद आता है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को भी समझेंगे। और एग्रो फॉरेस्ट्री में होता क्या है कि जहाँ पे खेत है तो खेती तो होगा, उसके बगल में पेड़ लगाने का बात किया जा रहा है कि बगल में पेड़ लगेगा, और पेड़ लगेगा तो कुछ थोड़े बहुत जैसे चूहे हैं या कुछ छोटे मोटे जानवर वगैरह रहेंगे, तो वो आपका खेती से कैसे रिलेटेड होंगे और खेती को कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे। जैसे मान लो खरपतवार, ये हमारा नीम का पेड़ है, अगर बगल में रहेगा तो आपको बहुत से कीड़े मर जाएंगे, ठीक है। या फिर जो अगर केचुआ वगैरह हैं, अगर सब कुछ मतलब पेड़ पौधा रहेगा तो फिर जाहिर है कि वहाँ कीड़े मकोड़े भी आएंगे, ठीक है। तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, तो हर तरह का फायदा होता है। पेड़ पौधा रहेंगे तो तितलियाँ रहेंगे, तो पॉलिनेशन ज़्यादा होगा, परागकण ज़्यादा आपका एक्सचेंज किया जाएगा। तो वो सब चीज़ बदलाव आता है जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से देखेंगे। और एग्रो फॉरेस्ट्री से कैसे इनकम में बदलाव आ सकता है हम उसे भी देखेंगे, ठीक है।
और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार जो कृषि का जो क्षेत्र है, तो उस कृषि के क्षेत्र के लिए क्या क्या प्लान्स चला रही है, हम वो देखेंगे। और राज्य को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है इस कृषि से, हम उस चीज़ को भी समझेंगे। ठीक है, तो हमें इतना सारा चीज़, हमें जो पेपर 6 है, साइंस का पोर्शन है, हमें उसमें देखना है। और फिर तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 4 पेपर हमने देखा जीएस का, मतलब पेपर 3 जो जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखा, उसके बाद वाले पेपर में पॉलिटी एंड पीए देखा, उसके बाद वाले में हम इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह देखा, और लास्ट चैप्टर में हमें वायुमंडल, वातावरण या फिर हम जनरल साइंस वगैरह कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखते क्या हैं कि हमें इस पूरे जो पृथ्वी में क्या काम हो रहा है, पहले से ऐतिहासिक काल से कैसे काम होता आया है, वर्तमान में कैसे जो पावर का स्ट्रक्चर है वो है, या फिर हमारी वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है वो है, और फिर जो हमारे जो पादप जगत हैं या जो एनिमल किंगडम वगैरह हैं, तो ये सब कैसे काम कर रहा है, और कैसे वायुमंडल पे जितना सारा जो काम हो रहा है उसका वायुमंडल पे क्या असर पड़ रहा है, और कैसे सभी को मैनेज करके सुधार के रखना है। मतलब बेसिकली आप अगर जेपीएससी जैसे अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को चुन रहे हैं, तो आप में बेसिकली आपको ये जो दुनिया कैसे काम कर रहा है आपको वो समझना है बेसिक लेवल पे, क्योंकि सिलेबस में सभी टॉपिक को नहीं लिया गया है, नहीं जितना भी लिया गया है आपको इस दुनिया का एक बेसिक ज्ञान देता है कि ये दुनिया कैसे काम कर रहा है, आपको वो समझना है। और फिर जब काम में जाते हैं, जॉब में, जब पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर यूपीएससी में, तो आपको इस जो दुनिया जो चल रहा है उससे आपको मैनेज करने में मदद करना होता है। यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिस्सा होता है, तो एडमिनिस्टर करना होता है, आपको मैनेज करना होता है। तो मैनेज किसे करना है, इस दुनिया को जो चल रहा है। तो आप इन पेपरों से आप सीखते हैं कि ये दुनिया है क्या, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस वगैरह है, और बाकी जब जॉब में जाते हैं तो आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इतना सारा हमारा सिलेबस का पार्ट था। अब हम अगले क्लास में हम झारखंड के क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।